हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास है वो किन किन स्रोतों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य भी हमारे प्राचीन इतिहास में कोई साम्राज्य था। तो स्रोत पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि शासक मौर्य शासक के बारे में कि वे कौन कौन से शासक थे जिनसे मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ा, फला फूला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं मौर्य शासक में। तो पहले पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहले पढ़ेंगे हम सब चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में इनके बारे में पहला हेडिंग है राज्य संस्थापक। इनका जो पहला हेडिंग है राज्य संस्थापक। ये हेडिंग है। इसमें लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपनी सेना खड़ी की। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपनी सेना खड़ी की और पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो कबीलाई लोग थे उनको अपनी सेना में शामिल करके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सेना खड़ी। अब इसलिए जो विदेशी थे यूनानी, इनको डाकुओं का गिरोह कहते थे। ये हो गया राज संस्थापक। इसमें इतना ही। फिर आगे हम देखते हैं कि जो है विजय एवं युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों के विजय की। प्लूटार्क लिखता है कि अपनी 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला। जस्टिन भी एक इतिहासकार है। जस्टिन लिखता है कि जो सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पुनः स्वतंत्र हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो कई सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन जो सिकंदर ने पहले जीता था कुछ क्षेत्र, उनको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया। ये हो गया। और विजय एवं युद्ध। अब इसी में है और एक बात ये है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी सेंड्रोपोटस कहते थे। यूनानियों ने उनको नाम दिया था सेंड्रोपोटस। ये नाम दिया था यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर अगला हेडिंग है इसमें सेल्यूकस से युद्ध। अगला हेडिंग है इसमें सेल्यूकस से युद्ध। इसका टाइम पीरियड है 305 BC। इसका टाइम पीरियड 305 ईसा पूर्व और सेल्यूकस से युद्ध।
इसमें लिखिएगा कि सिंधु के पार सिंधु के पार सिंधु के पार क्षेत्रों के सिंधु के पार क्षेत्रों के नियंत्रण को लेकर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा एपियानस ने की है। इसकी चर्चा एपियानस ने की है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य विजेता हुए। इन दोनों के बीच सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच समझौता हुआ, जिसमें चार बातें निम्न हैं। पहला, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सिंधु पार के 4 क्षेत्रों को दिया, 4 क्षेत्रों को प्रदान किया। अब ये जो 4 क्षेत्र थे हम उनको देखते हैं कि कौन थे। वो जो 4 क्षेत्र थे हम देखते हैं कि कौन थे। हाँ, तो पहला था एरिया और कोष्टक में वर्तमान हेरा। दूसरा है जेट्रोसियम, ये कोष्टक में बलूचिस्तान हो गया। और तीसरा है अराकोसिया। ये अराकोसिया है वर्तमान में गांधार था। उसके बाद में चौथा था पेरोमिसदाई। ये था काबुल। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 ये जो जगह थी उसको प्रदान किया, जिसका नाम था एरिया, जेट्रोसिया, अराकोसिया, पेरोमिसदाई। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए। फिर अगला है उपहार में, हाथी जो है उपहार में दिए थे। फिर अगला है कि एक ग्रीक राजकुमारी हेलेना या कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस संधि के अनुसार निकेटर ने मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र दरबार में भेजा, राजदूत बना के पाटलिपुत्र दरबार में भेजा। ये तो हो गया विजय और युद्ध का। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हम बात करते हैं नीतियों के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियां क्या थी। हेडिंग है नीतियां। अब इसमें लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य उदारवादी था। उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां हमेशा प्रजा हितैषी थी। वह धार्मिक मामलों में
धार्मिक मामलों में काफी उदार थे। वह धार्मिक मामलों में काफी उदार थे। चंद्रगुप्त और जैन धर्म अगला हेडिंग है, चंद्रगुप्त और जैन धर्म। चंद्रगुप्त और जैन धर्म। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही संरक्षण में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम पड़ाव में अपने बेटे बिंदुसार को राजगद्दी देकर जैन धर्म के भद्रबाहु नाम के जो जैन धर्म का अनुयायी था, भद्रबाहु, उसके साथ में दक्षिण की ओर चले गए। श्रवण बेलगोला मैसूर में है, तो लिखिएगा कि श्रवण बेलगोला मैसूर में उन्होंने सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। अब सलेखना विधि क्या है कि इसमें ना तो जल पीना है और ना भोजन करना है। अगर हम समझें इसे तो एक समाधि लेना, ना तो जल पिएंगे ना भोजन करेंगे, उसी को सलेखना बोलते हैं। और उसी विधि के अनुसार उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अब नोट करके लिखिए कि ये जो श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला जैनियों का एक तीर्थ स्थान है। श्रवणबेलगोला जैनियों का एक तीर्थ स्थान है। और यहाँ जैन संत बाहुबली कोष्टक में गोमतेश्वर यहाँ जैन धर्म संत बाहुबली गोमतेश्वर की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। और इसे मध्यकाल में चामुंडा द्वारा स्थापित किया गया। और श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में एक त्योहार मनाया जाता है। श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। तो ये तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बिंदुसार। इन्होंने बिंदुसार को गद्दी दे दिया था अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में। तो अब हम देखेंगे कि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के लिए क्या किया। तो हेडिंग डालिए बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 297 से 273। ये बिंदुसार में पहला पॉइंट है कि
इसमें पहला पॉइंट कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों सुशील और अशोक को भेजा। अशोक उस समय उज्जैनी का गवर्नर था। अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। वहां की जनता, मौर्य साम्राज्य की जो जनता थी, उन्होंने कहा कि हम शासक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अमात्य हमारा शोषण करते हैं। अमात्य मतलब जो उनके ऊंचे पद के अधिकारी होते थे, अमात्य होते थे, तो वो जो है शोषण करते थे। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि बिंदुसार के विदेशी संबंध अच्छे थे। मिस्र के शासक तालमी फिलाडेल्फ और सीरिया के शासक एंटियोकस से राजनयिक संबंध बनाए और एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। पहला, मीठी मदिरा। दूसरा, सूखी अंजीर। और तीसरा है सोफिस्ट मतलब दार्शनिक। तो मीठी मदिरा मतलब मदिरा, जैसे जो हम लोग जानते हैं आम भाषा में कि मदिरा का मतलब नशा, जैसे जो हम लोग गांव की भाषा में ताड़ी कर, जिसे गांव में ताड़ी बोलते हैं, एक खजूर टाइप का पेड़ होता है, उससे मतलब पानी गिरता है, उसे पीते हैं लोग। तो मीठी मदिरा और ये सूखी अंजीर, ये भी खाने वाला चीज, सूखी अंजीर। तो सीरिया के शासक ने इन दोनों को तो दिया, प्रथम 2 को भिजवाया, लेकिन जो सोफिस्ट था दार्शनिक, ये सीरिया के कानून में, यूनानी कानून में इजाजत नहीं मिला। जो सोफिस्टों को भेजना इनके कानून में ये था नहीं, तो इसलिए जो है इसकी इजाजत नहीं थी, तो प्रथम 2 को भेजा गया, इसे नहीं। फिर अब हम आ जाते हैं बिंदुसार के बारे में। लास्ट पॉइंट है कि वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक एक धर्म था, उसका अनुयायी था। वो अपने राज्य में आजीवकों को सम्मानजनक स्थान देता था। फिर अब हम देखते हैं इसके बाद में अशोक। इसके बाद में अशोक, जो अशोक का सम्राट अशोक जिसे कहते हैं, अशोक का टाइम पीरियड, जो वास्तविक टाइम पीरियड था, वास्तविक जो
शासन का समय था वो था 269 से 232 बीसी। और जो बिंदुसार का टाइम पीरियड था उसके बाद में 273 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक ये रिक्त था। बिंदुसार के बाद रिक्त समय इतना था। फिर अशोक का वास्तविक शासन का समय ये टाइम पीरियड है। तो अब हम अशोक के बारे में जानेंगे। तो अशोक में पहला हेडिंग है कि प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन। अब इसमें लिखिएगा कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। बौद्ध संघ ने, बौद्ध संघ इसे कामासो, कामासो, चंडासो कहते हैं। कामासो को चंडासो कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों का कहना है, बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि उसने अपने, बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। लेकिन इस सूचना पे बहस हुई, आपत्ति दर्ज की गई। इस सूचना पे आपत्ति दर्ज की गई क्योंकि अशोक के अभिलेख पे, अशोक के अभिलेख पे उनके भाइयों के नाम मिलते हैं, उनके भाइयों के नाम मिलते हैं। लेकिन यह अवश्य लगता है, लेकिन यह अवश्य लगता है कि गद्दी के लिए, गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, संघर्ष हुआ था। मतलब कहने का यह है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना। लेकिन अब अशोक के जो अभिलेख है उसमें उनके भाइयों के नाम मिलते हैं, इसलिए पूरी तरह से बात सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ संघर्ष हुआ था, राजा बनने के लिए संघर्ष हुआ था। फिर हम देखते हैं, इसमें लिखिएगा आगे कि शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, उज्जैनी का गवर्नर था। राज तरंगड़ी के अनुसार, राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक भगवान शिव का उपासक था, भगवान शिव का उपासक था। और इसने कश्मीर में, कश्मीर में श्रीनगर को बसाया, कश्मीर में श्रीनगर को बसाया, स्थापना किया था श्रीनगर की, श्रीनगर की स्थापना। फिर हम देखते हैं, ये तो हो गया प्रारंभिक जीवन। अब इसके बाद में देखते हैं कलिंग युद्ध, अशोक का जो है कलिंग युद्ध। इसमें हेडिंग डालिए कि अशोक और कलिंग युद्ध, अशोक और कलिंग युद्ध। इसका टाइम पीरियड है 261 बीसी लगभग, ये हेडिंग है। और इसका टाइम पीरियड 261। इसमें लिखिएगा कि अपने राज्याभिषेक के, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के, अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया, अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया। इसकी सूचना अशोक के, इसकी सूचना अशोक के 13वें बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख से मिलती है, बृहद शिलालेख से मिलती है। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लगभग तकरीबन 1 लाख लोग ही घायल हुए। तो ये सब देख के
अशोक काफी द्रवित हुआ, अशोक काफी द्रवित हुआ। फिर उसने निश्चित किया और घोषित किया कि भविष्य में साम्राज्य का विस्तार तलवार के द्वारा नहीं होगा, साम्राज्य का विस्तार तलवार के द्वारा नहीं होगा, अब केवल शांति मतलब धर्म के द्वारा होगा। फिर उसने अपने अभिलेख में कहा है इसी बात को कि अब भेरी घोष होगा, अब भेरी घोष ना होकर, अब भेरी घोष ना होकर धम्म घोष होगा, धम्म घोष होगा। तो अशोक ने अपने अभिलेख में भी ये बात कही है कि अब भेरी घोष ना होकर धम्म घोष होगा। अब कलिंग युद्ध का कारण अगर आता है तो कलिंग युद्ध का कारण आर्थिक कारण माना जाता है। कलिंग युद्ध में जो है आर्थिक कारण माना जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, व्यापार। और अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक के अभिलेख, हेडिंग डालिए अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, इसमें लिखिए कि अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए, अभिलेख जारी किए जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक उड़ीसा तक मिले, कर्नाटक उड़ीसा तक मिले और उड़ीसा तक मिले। और इन अभिलेखों से उसकी साम्राज्य सीमा, धम्म नीति, घरेलू और विदेश नीति महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों को 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जो निम्न है। पहला है बृहद शिलालेख, ये पहाड़ियों पर इनकी लगभग संख्या 1 से 14। फिर लघु शिलालेख दूसरा है, लघु शिलालेख यह था चट्टानों पर। फिर तीसरा है बृहद स्तंभ लेख छोटे स्तंभों पर है, और जो चौथा है ये बड़े स्तंभों पर है, बृहद स्तंभ लेख बड़े स्तंभों पर। इसकी संख्या है 1 से 7। फिर आ जाता है लघु स्तंभ लेख, ये छोटे स्तंभों पे है। फिर पांचवा आ जाता है, पांचवा आपका आता है पृथक लेख। ये जो है पृथक लेख आ जाता है। ये जो है 2 टाइप के हैं। इसमें पहला है धौली और जौगढ़, ये उड़ीसा में मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 5 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला जो होता है बृहद शिलालेख, मतलब बड़े शिलालेख होंगे जो पहाड़ियों पे हैं, बड़ी पहाड़ियों पे, इनकी संख्या 1 से 14। लघु शिलालेख छोटे जो चट्टानों पे हैं। फिर बृहद स्तंभ लेख
स्तंभ लेख भी मिलता है। ये बड़े बड़े स्तंभों पे बना है, 1 से 7 संख्या। फिर छोटे स्तंभ लेख, फिर आ जाता है पृथक लेख, मतलब धौली और जौगढ़ अलग अलग, ये उड़ीसा में मिले। तो इन चीजों से अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। अब आज के लिए इतना ही। हम लोग कल पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर इसके बाद कोशिश रहेगी कि मौर्य साम्राज्य कल के क्लास में खत्म हो जाए। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर एक नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय, धन्यवाद सभी का।